हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार। आज हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट क्या है, उसका टैक्स में बेनिफिट कैसा है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, वो आज देखेंगे। यानी आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन करते हैं उसमें कितना पोर्शन टैक्सेबल होगा, कितना एग्जिम्पशन होगा, कितना उसका ऊपर क्या क्या प्रोविज़न है, किस पीएफ में आप फॉल कर रहे हैं, वो हम लोग आज देखेंगे। उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। उसके साथ टैक्स में कैसे बेनिफिट मिलता है, टैक्स ट्रीटमेंट कैसा है, वो आज हम लोग देखेंगे। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड स्कीम इज ए रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। अंडर दिस स्कीम ए स्टेपुलेटेड सम इज डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय सैलरी से डिडक्शन करके वो कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में, एवं एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है उसका खुद का पॉकेट से। द एम्प्लॉयर ऑल्सो जनरली कंट्रीब्यूट साइमल्टेनियसली एन इक्वल अमाउंट आउट ऑफ इट्स पॉकेट टू द फंड। में कंट्रीब्यूशन करता है इक्वल अमाउंट खुद का पॉकेट से, ठीक है। उसके साथ इसमें जो कंट्रीब्यूशन करते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट भी क्रेडिट होता है उस अकाउंट में। उसके साथ आपको यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट एंड देयर ऑन इज ऑल्सो क्रेडिट टू द पीएफ अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय। द एक्यूमुलेटेड सम इज पेड टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन के टाइम में और रिटायरमेंट के टाइम में जितना अमाउंट इंटरेस्ट और आपका दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के आपको मिलता है। इन केस ऑफ डेथ के टाइम में एम्प्लॉय के बदले में आपको लीगल हेयर को मिलता है। और इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड डिडक्शन 80C में आपको डिडक्शन प्रोवाइड किया है कि जो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करता है वो 80C में कुछ आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं। उसमें देखेंगे कि पीएफ जो कौन सा पीएफ में कंट्रीब्यूशन करेंगे तो 80C में डिडक्शन मिलता है और किस में करेंगे तो 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा। वो हम लोग देखेंगे अभी जैसे जैसे डिस्कशन करेंगे आपको मिल जाएगा। इसमें बोला गया कि गवर्नमेंट प्रोवाइड डिडक्शन 80C में डिडक्शन मिलता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड कितना टाइप्स का है ना। एम्प्लॉयज पीएफ में बी फॉलोइंग टाइप्स। कौन सा टाइप? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। उसके साथ बिसाइड्स एन एम्प्लॉय कैन ऑल्सो बिकम मेंबर ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये आपका एम्प्लॉय हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है। इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है कि एम्प्लॉय हो सकता है, सिर्फ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी हो सकता है। इसमें कोई एम्प्लॉयर का पार्ट नहीं रहता है। एम्प्लॉय सिर्फ कंट्रीब्यूशन करता है या सेल्फ एम्प्लॉयड यानी खुद जनरेट करते हैं, खुद इनकम करते हैं, कोई किसी का अंडर में आप काम नहीं करते हैं, खुद सेल्फ एक बिजनेस खोल रहे हैं, उसमें भी आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड हो या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करते हैं। इसको एक एक करके डिस्कशन करेंगे। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड इट इज सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ द पीएफ एक्ट 1925 में ये सेटअप हुआ है। दिस फंड इज मेंटेन बाय कौन सा कंपनी मेंटेन करता है ना। गवर्नमेंट कंपनी करता है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करता है, लोकल अथॉरिटी करता है, रेलवे करता है, यूनिवर्सिटीज करता है एंड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये सब स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फॉलो करते हैं और इस एक्ट में वो लोग सेटअप है 1925 में जो प्रोविजन है उसी अंडर में मेंटेन करते हैं। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट कंपनी हो या सेमी गवर्नमेंट, इस अंडर में जो एम्प्लॉय काम करता है उन लोग का इसी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में उन लोग का है। तो इसमें देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट है। जैसे सबका अलग स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड, सबका अलग अलग टैक्स बेनिफिट रहता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का समझ में आ गया, यानी इट इज सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ द पीएफ एक्ट 1925 में। द फंड इज मेंटेन बाय गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लोकल अथॉरिटी, रेलवे, यूनिवर्सिटीज एंड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें सिर्फ ये स्टैट्यूटरी फंड, बाकी अदर जो होता है recognized provident fund a provident fund scheme to which employees PF and miscellaneous provision act 1952 वो 25 था, ये 52 है। Hereinafter refer to PF Act 1952 applies recognized provident fund as per PF Act 19। इसमें क्या है ना, एनी एस्टेब्लिशमेंट 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय है तो इसमें क्या होता है, इसमें कवर करता है इस PF Act 1952 में। इससे 20 से कम होता है तो उसका बदले ऑप्शनल है, वो कर सकता है नहीं कर सकता है। एम्प्लॉय दोनों चाहेंगे तो कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं एनी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 और मोर पर्सन इज कवर्ड बाय PF Act 1952 में कवर होगा। एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग लेस देन 20% कैन ऑल्सो ज्वाइन कर सकता है पीएफ स्कीम में। उसका पर डिपेंड करता है इफ द एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वांट टू डू सो, दोनों चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन
जिसका 20 या 20 से ज़्यादा है उन लोगों के लिए कंपलसरी है। जो प्राइवेट सेक्टर के लिए इस ये में एप्लीकेबल होगा। आप देखेंगे कौन सा कैटेगरी में फॉल करेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जाएंगे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में होगा तो ये होगा। तो उसके साथ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट क्या है ना, एन एस्टेब्लिशमेंट कवर बाय द पीएफ एक्ट 1952 हैज फॉलोड दो अल्टरनेटिव है। दो अल्टरनेटिव कौन कौन, एंड मे जॉइन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू स्कीम। कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं कि एक इस दोनों से कोई भी एक स्कीम में ज्वाइनिंग कर सकता है। ठीक है, कौन सा स्कीम आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कीम है, दो स्कीम है। स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट सेटअप अंडर द पीएफ एक्ट 1952 और एक है ओन स्कीम ऑफ पीएफ। यानी कोई कंपनी है, बड़ा जो प्राइवेट कंपनी है, वो लोग खुद का पीएफ एक स्कीम बनाया है। वो क्या है ना, रजिस्टर कर लिया है पीएफ कमिश्नर से और उसका पीएफ एक्ट में रजिस्टर कर लिया है। उसका ओन स्कीम है कि इतना हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसका ये बेनिफिट है, वो उन लोग का है। और एक है कि 1952 जो है आप गवर्नमेंट सेटअप किया है, वो आप गवर्नमेंट का ये में डायरेक्ट आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, वहाँ पे एक ये है। अब उसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट में ये होगा तो इस स्कीम में होगा तो आप देखेंगे एडिशनल फॉर्मेलिटीज टू गेट अप्रूवल पीएफ कमिश्नर, इसको रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है। तो इसको आप बोल सकते हैं सच पीएफ इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। लेकिन ओन स्कीम होगा, कंपनी का खुद का स्कीम होगा, तो उस टाइम देखना पड़ेगा एडिशनल फॉर्मेलिटीज क्या है ना। ए ट्रस्ट हैज टू बी क्रिएट बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू स्टार्ट ओन पीएफ स्कीम। ओन पीएफ स्कीम ये करेंगे, फंड सेल भी इन्वेस्ट करेंगे। जो आपका 1952 में पीएफ एक्ट 1952 में जो रूल प्रोसेस है, तो उसको आपको उसी कैटेगरी में अकॉर्डिंग में वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उस रूल को फॉलो करेगा और उसको साथ अप्रूवल लेना पड़ेगा पीएफ कमिश्नर से। यही चीज़ बोला गया है। फंड सेल बी इन्वेस्टेड, जो फंड आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूशन करते जो फंड होता है उसको इन्वेस्ट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द रूल गिवन अंडर पीएफ एक्ट 1952 इफ द स्कीम सैटिस्फाई सर्टेन रूल गिवन अंडर पीएफ एक्ट 1952 में जो रूल बोला गया है ओन स्कीम के लिए वो सैटिस्फाई करता है, तो इट विल बी गेट अप्रूवल ऑफ द पीएफ कमिश्नर। अप्रूवल देना जरूरी है। ये आपका हो गया। ये इसके साथ आपको रिकॉग्नाइज में होगा तो क्या करना पड़ेगा, इफ रिकॉग्नाइज बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर रिकॉग्नाइज करता है टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द रूल सर्टेन अंडर पार्ट ए ऑफ द 4th शेड्यूल टू द इनकम टैक्स एक्ट, इट बिकम रिकॉग्नाइज पीएफ। यानी उसको रिकॉग्नाइज करता है, इसके साथ ये तो करता है, ये तो साइन करेगा, पीएफ कमिश्नर अप्रूवल देगा, उसके साथ इनकम टैक्स कमिश्नर उसको रिकॉग्नाइज करता है तो उसको आप बोलेंगे रिकॉग्नाइज पीएफ। मान लीजिए इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करता है, इनकम टैक्स कमिश्नर रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ। इफ ए पीएफ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इट इज नोन एज अनरिकॉग्नाइज्ड पीएफ। अब देख लीजिए आपका जो कैटेगरी में आप फॉल कर रहा है, आप देखेंगे कि आपको कौन सा कैटेगरी में आपका पीएफ फॉल कर रहा है, वो आप देख लेंगे रिकॉग्नाइज में हो रहा है या अनरिकॉग्नाइज में हो रहा है या स्टैट्यूटरी में फॉल कर रहा है। वो आप देखेंगे आपका जो बेस से आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर है या क्या है, प्राइवेट सेक्टर में वो उसका ओन स्कीम है क्या, ओन स्कीम उसको इनकम टैक्स में अप्रूवल हुआ है कि नहीं, इनकम टैक्स कमिश्नर ने अप्रूव किया है कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। ये प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सबका अलग अलग टैक्स बेनिफिट रहता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट के लिए एक टैक्स बेनिफिट अलग अलग रहता है और रिकॉग्नाइज के लिए अलग रहता है, अनरिकॉग्नाइज के लिए अलग रहता है, ठीक है। उसके साथ देखेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट क्या है, ये दोनों कंट्रीब्यूशन करते हैं, एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई इशू नहीं है इसमें, एम्प्लॉयर का कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश द पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक टू मोबिलाइज पर्सनल सेविंग, यानी पर्सनल सेविंग के लिए जनरल पब्लिक के लिए ये एक बेनिफिट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया है। एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक वेदर सैलरी एम्प्लॉय हो सकता है या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और ओपनिंग कर सकता है। ओपनिंग पीएफ अकाउंट at any branch of State Bank of India or its subsidiary or few nationalized bank में कर सकता है। any amount subject to minimum 500 and maximum 1,50,000 per annum may be deposit in the account, ठीक है। इसमें आप एम्प्लॉय भी कर सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है, इसमें एम्प्लॉयर का कोई पार्ट नहीं है, तो इसमें एम्प्लॉय का कोई भी रोल नहीं है। इसमें एम्प्लॉय से जो कि कहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे मान लीजिए आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में करता है पैसा, आप पीपीएफ भी कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंड्री नहीं कि उसमें करें तो इसमें नहीं कर पाएंगे, दोनों भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसमें आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो भी आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कर सकते हैं, इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट को जो है वो भी आपको मिलेगा।
इसमें कोई एम्प्लॉयर का रोल नहीं है, एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन वगैरह इसमें नहीं रहता है, ठीक है। इसमें टैक्स एक्यूमुलेटेड सम रिपेबल आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर के बाद आपको ये मिलेगा कि आपको मैच्योर्ड होता है, जब वो मैच्योर्ड आपको मिलेगा। इट मे बी एक्सटेंड, जो 15 साल में भी एक्सटेंड हो सकता है। इंटरेस्ट इज क्रेडिट एवरी ईयर, आपको ये जो इसमें जो कंट्रीब्यूशन करते हैं आप, उसमें क्या है ना, इंटरेस्ट आपको क्रेडिट होता है एवरी ईयर, बट इट्स पेएबल ओनली एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी के टाइम में आपको ये पेएबल होगा, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी के टाइम में आपको पेएबल होगा, ठीक है। अभी देखेंगे टैक्स ट्रीटमेंट। टैक्स ट्रीटमेंट क्या है अभी देखेंगे। अब देखते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड SPF। इसमें क्या होता है ना, जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है, उसमें इंटरेस्ट पोर्शन एग्जेम्पशन मिलेगा। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन करता है वो आपको क्या होना, 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, और लमसम अमाउंट जो रिटायरमेंट के टाइम में मिलेगा वो भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 में। यानी आपको स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट में जो आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको जितना सारा मिलता है, इंटरेस्ट हो, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो, या लमसम अमाउंट मिलता है, वो आपको पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा या डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा तो आपको जो ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं 5 ईयर से, उसके बाद जो 80C से लेके 80U तक डिडक्शन मिल जाएगा, वहाँ पे 80C में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय आपका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड देखेंगे। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, आपको इंटरेस्ट पोर्शन, यहाँ पे कंडीशन है कि इंटरेस्ट पोर्शन आपको 9.5% पर annum तक मिलेगा। उससे ज़्यादा यानी 10% मिलता है तो 0.5% आपको टैक्सेबल हो जाएगा, 9.5% आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है, आपका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है, ये आपके एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, वो आपका 80C में डिडक्शन अलाउ होगा। और यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी कंडीशन है, आपको मैक्सिमम 12% आपको एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्पशन मिलेगा। इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, यानी 14% करेगा तो 2% टैक्सेबल हो जाएगा, 12% सिर्फ एग्जेम्पशन मिलेगा। सैलरी आप लेंगे इसमें जो कैलकुलेशन करने के टाइम में 12 में बेसिक प्लस DA प्लस टर्नओवर कमीशन। DA यहाँ पे जो रिटायरमेंट बेनिफिट में जो DA आपको इंक्लूड करते हैं तो आप DA को लेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो DA को इसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। और लमसम अमाउंट मिलता है, रिसीव करते हैं एम्प्लॉय के ऑन द रिटायरमेंट के टाइम में लमसम अमाउंट मिलता है, तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 में एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ नोट देखेंगे, इसमें कंडीशन है कि है जो ये जो एग्जेम्पशन मिल रहा है, ये जो एग्जेम्पशन मिल रहा है, इसमें आपको विड्रॉ हो सकता है कि 5 साल या 5 साल से ज़्यादा करेंगे तो सर्विस करते हैं, रेंडर सर्विस प्रोवाइड किए तो आपको एग्जेम्पशन इसमें मिलेगा। अब 5 साल से कम है तो आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें 3 कंडीशन है कि ऐसा, तो 3 कंडीशन फॉलो करेंगे तो 5 साल से कम होगा भी आपको एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। आप देखेंगे ये चीज़, नोट देखिए, लमसम amount received from RPF is exempt under section 10 subsection 12 if employee has rendered service of 5 years or more. If employee renders service less than 5 years, then exemption allowed is respect of employer's contribution and interest. Employer contribution among interest shall be withdrawn हो जाएगा 5 साल से जैसे ही कम होगा। इसमें however in following 3 cases, 3 exception है कि 3 cases में exemption shall not be withdrawn even तो सर्विस इज लेस देन 5 ईयर्स। ये 3 केस में लेस देन 5 ईयर होगा भी तो वो आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा। कौन सा 3 ना, एम्प्लॉय रिटायर्ड ड्यू टू इल का हेल्थ इशू के लिए वो रिटायरमेंट करता है, या एम्प्लॉय रिटायर्ड ड्यू टू शटडाउन ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस शटडाउन होता है उसके लिए वो होता है तो 5 साल से कम, या लास्ट में है एम्प्लॉय हैज रिटायर्ड विद द इंस्ट्रक्शन दैट हैज बैलेंस इन RPF यानी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड शुड बी ट्रांसफर टू न्यू एम्प्लॉयर के लिए ट्रांसफर करता है RPF, तो इस क्षेत्र में भी लेस देन 5 ईयर होगा तो एग्जेम्पशन विड्रॉ नहीं होगा, अदर देन विड्रॉ हो जाएगा लेस देन 5 ईयर केस। यहाँ पे देखेंगे अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट, आपका जो कैटेगरी में फॉलो कर रहा है उसी में आपको देखेंगे कि उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप देखेंगे उसको आपको जो कौन सा एग्जेम्पशन मिला है, कौन सा टैक्सेबल हो रहा है, आप देख लेंगे कौन सा कैटेगरी में आप फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको समझा दिया ये 3-4 जो है कैसे ये होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है आपको समझा दिया हूँ, आप उसी हिसाब से देखेंगे। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ठीक है, उसमें क्या है ना, इंटरेस्ट पोर्शन जितना मिलेगा इसमें एग्जेम्पशन है। यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पे 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो ये एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट क्षेत्र में, ठीक है।
उसके साथ लमसम अमाउंट रिसीव करेंगे बाय एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट के टाइम में। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में कोई डिडक्शन वगैरह नहीं है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है। एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है वो टैक्सेबल होगा आपका सैलरी हेड में, और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये दोनों क्या हो जाएगा, सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का वो आपका क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो टैक्सेबल होगा। यानी आपका 5 हेड जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में वो टैक्सेबल होगा, सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके साथ देखेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ। उसमें क्या है ना, पीपीएफ जो खुद कंट्रीब्यूशन करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन करता है, यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयर का कोई रोल नहीं रहता है, खुद कंट्रीब्यूशन करते हैं। यानी आप जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जम्पशन मिल जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन या आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयर का कोई रोल नहीं है, तो नो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। लमसम अमाउंट आपके एट द टाइम ऑफ मैच्योर्ड के टाइम में जो मिलता है वो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या आपका जो आप एम्प्लॉय है तो रिटायरमेंट के टाइम में विड्रॉ कर रहे हैं या आपका मैच्योर्ड के टाइम में विड्रॉ कर रहे हैं, वो आपको क्या हो जाएगा ना, इसमें कोई टैक्स आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्पशन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया। इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए और कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चीज़ दोस्तों याद रखिए, पहली बार मेरा चैनल में देख रहे हैं इस वीडियो, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। इससे क्या फ़ायदा होगा ना, जैसे ही मैं इस रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन थ्रू आपको मिल जाएगा। और ये चीज़ याद रखिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा इसमें लगता नहीं है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।